नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपकी प्यारी सी सीरीज दैट इज माइंड मैप। और आज जो हम लेकर के आए हैं चैप्टर आप लोगों के लिए खास, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब हम चीजें पढ़ते हैं दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए मैं बताता हूं कैसे इसे को रिलेट करना है और आपका समय बचाते हुए, समय की अहमियत को समझते हुए जल्दी से ये लेक्चर को शुरू करते हैं। बेटा याद करो वो दिन जिस दिन तुमने क्या पढ़ा था सर, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था जब दो चार्ज, अपोजिट चार्ज, सिर्फ चार्ज नहीं अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, शॉर्ट डिस्टेंस में रख दे, जिस डिस्टेंस को अपन 2L बोल रहे थे, तो क्या बना देता था सर, एक वो बना देता हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते थे। सेम उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं किसमें बेटा, मैग्नेटिज्म में। जहां पे हमने बोला कि एक हमारी जो बार मैग्नेट है जिसका एक पोल साउथ होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, नॉर्थ। तो इनके खुद के मोनोपोल्स को हम M और M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे साउथ पोल काम कर रहा होगा एक नेगेटिव की तरह और नॉर्थ पोल एक पॉजिटिव की तरह काम कर रहा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डाइपोल का बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला M वेक्टर इज इक्वल्स टू M इंटू 2L, मतलब उसका मोनोपोल इंटू उसका डिस्टेंस के बराबर होता है। डायरेक्शन याद रखना बेटा, इसकी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है सर, और ये भी अपने आप में एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते, जब भी बेटा आपके पास दो मैग्नेट दे दी जाएगी अलग अलग एंगल पे और आपसे कहा जाएगा यार इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालेंगे फॉर टू मैग्नेटिक डाइपोल, एम वेक्टर इज इक्वल्स टू सेम, जैसा आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना, वैसे एग्जैक्टली कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर में रिजल्टेंट फॉर्मूला जो होता है वैसे ही सेम आएगा, जहां पे m वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। बेटा सेम इसी पे 2 साल 2013 में भी नीट ने सवाल पूछा है और 2015 में भी सवाल पूछा गया है आपके एमबीबीएस के पेपर में, तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप ये याद रखना बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट किसका फंक्शन है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा अपने आप में कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा आपका नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी। ओके सर, इसके बाद आते हैं किसके ऊपर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या होती हैं सर, एग्जैक्टली सेम होती हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मतलब वो भी इमेजिनरी थी और ये भी फील्ड लाइंस कैसी होती, इमेजिनरी। उसके और इसमें पॉइंट सिर्फ एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, क्या कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, जहां की हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप फॉर्म कर लेती है। जल्दी से देखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, अगर मैं मैग्नेट की बाहर की बात करूंगा तो बेटा इनका डायरेक्शन जो होता है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वहीं अगर मैं अंदर की बात करूं, मतलब अंदर जो डायरेक्शन रहता है दैट इज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो डायरेक्शन यहां पे लिख चुका हूं पहला मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड जो होती है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वहीं अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। अगर मैं बात करूं बेटा, कोई भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे दी गई है और उसका मुझे डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताऊंगा, मैं उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। दैट मींस टेंजेंट ऑन एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि कोई भी ये सांप की तरह बेटा फील्ड लाइन जा रही है, ए पॉइंट पे अगर मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है तो मैं क्या कर दूंगा सर, आप बढ़िया सा टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, सरफेस को छूते हुए जाएगा और ये डायरेक्शन किसकी बताएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और वहीं अगर बात करें सर और फील्ड लाइंस की बात बताओ मुझे, और फील्ड लाइंस की बात ये याद रखना बेटा कि जो फील्ड लाइंस होती है जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वो बेटा मीडियम कैसा रहेगा, डेंसर। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, कहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जहां पे फील्ड लाइंस पास पास में होंगी। मान लो मैंने इस तरीके से बेटा फील्ड लाइंस बना दी हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं दो पॉइंट दे दूं यहां पे, एक पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं, बी।
तो यहां से पर यूनिट एरिया पास होने वाली फील्ड लाइंस ए से ज्यादा हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बी की जो फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट। क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। अगला चलते हैं बेटा, वीकर फील्ड लाइंस कहां होंगी? जहां पे ये दूर दूर होंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये पॉइंट तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम पॉइंट पढ़ा था। सर ऐसा हो क्यों नहीं सकता है? क्योंकि उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपकी दो डायरेक्शन में लेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कभी भी क्या नहीं करते बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करवाते। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद बताइए। इसके बाद मैंने बोला बात तो मैं तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे क्या तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े? बिल्कुल पढ़े। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप याद करो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है ऑन एक्सियल पोजीशन और ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां निकालेंगे बेटा? एक्सियल पोजीशन पे। तो ये साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है बेटा। जो डिस्टेंस लिया है वो सेम मिड पॉइंट से लिया है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है? बी इक्वल्स टू 2c। सी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, जहां पे वैल्यू इसकी कितनी होती है बेटा? दैट इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई के बराबर होती है। क्लियर है कि नहीं? म्यू नॉट लिख लो। ठीक है सर। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होती है, इक्वल्स टू एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मतलब यहां पे बेटा इसके और इसके बीच में एक इनवर्स ग्राफ बनता है। क्लियर है सर? और डिस्टेंस याद रखना बेटा, यहां पे सेंटर से लिया है। सेम उसी तरीके से यहां पे बात करेंगे तो बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे बी इक्वल्स टू माइनस सी एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, जहां पे एम क्या है बेटा? इसका डाइपोल मोमेंट। तो सेम रिजल्ट आता है जैसा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था, सिर्फ वहां पे कांस्टेंट के बदल जाता है सी से, और वहां पे डाइपोल मोमेंट जो पी रहता है वो मैग्नेटिक डाइपोल बी से बदल जाएगा। बाकी सेम है सर। यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि इसमें अगर मेरी मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन साउथ से अगर नॉर्थ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है बेटा? इसके अपोजिट है, इसलिए आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। चलिए सर, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बेटा बात करेंगे किसकी? टॉर्क की। सर टॉर्क क्या होगा? जब भी बेटा हम एक बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक टॉर्क। जहां पे टॉर्क की वैल्यू याद करो, टाउ इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में P क्रॉस E होता था। यहां पे हमारे पास टाउ इक्वल्स टू M क्रॉस B आ जाएगा। जहां पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट का साइन हटाऊंगा तो बेटा एम बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैग्नेट के ऊपर बेटा इतना टॉर्क लगता है, दैट इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा के बराबर। चलिए आगे चलते हैं। अब सर टॉर्क लग रहा है तो पक्की बात है पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। जहां पे आप याद करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, U इक्वल्स टू माइनस का P डॉट E के बराबर होती है। यहां पे बेटा जब मैग्नेट की बात हो रही है तो U इक्वल्स टू माइनस का M डॉट B, और डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो बेटा U इक्वल्स टू माइनस का एम बी कॉस थीटा आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बेटा हमारे पास दो सिचुएशन बनेगी जहां पे हम उसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम हमारे दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है बेटा, उस टाइम पे मेरे पास स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यू क्या है बेटा? मिनिमम है। दैट मींस जब भी एंगल बेटा एम डॉट बी, एंगल बिटवीन किसके बीच में बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा, वो मेरी पोजीशन कैसी हो जाएगी बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। ओके सर। वहीं जब बेटा मेरा एंगल 180 डिग्री होगा, दैट मींस -1 आ जाएगा, और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास मैक्सिमम होगी। उस टाइम पे स्टेबिलिटी तो होगी जरूर, पर कौन सी स्टेबिलिटी होगी सर? अनस्टेबल होगा। मतलब उस टाइम पे डाइपोल मोमेंट घूमने की कोशिश कर रहा होगा, और घूम करके वो क्या पाना चाहता है बेटा? वापस से स्टेबिलिटी पाना चाहता है, इसीलिए। ठीक है सर। और यहीं पे बेटा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को टांग दूंगा और वहां पे टाइम पीरियड निकालूंगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सेम याद करो, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, जहां पे I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? I इज रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ये सेम सर, और अगर आपको याद हो तो सेम बता दूं, सेम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी निकाला है टाइम पीरियड, जहां पे ये टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम की जगह P हो जाता था और B की जगह E हो जाता था।
सेम फॉर्मूला को रिलेट करना है। मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत स्ट्रांग है तो आप समझ लो आपका ऑलमोस्ट ये 40 to 45% ऑफ चैप्टर ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है। बस सिर्फ क्या बदलना है, P को M से बदलना है, E को B से रिप्लेस करना है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। एक और बात कर लेते बेटा गॉस लॉ के बारे में। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के बराबर, और यहाँ पे बी डॉट डी ए इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर बेटा यहाँ पे आपके पास एक साउथ पोल है और ये क्या बेटा नॉर्थ पोल है, यहां से अगर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये गॉसियन सरफेस से जाएगी नहीं, क्योंकि जितनी भी यहां से निकलेगी वो सब की सब यहीं पे क्या हो जाएगी बेटा, एंटर हो जाएगी। इसलिए बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। मोनोपोल्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल ये बात याद रखना कि अगर इसको तोड़ भी दोगे तो बचा हुआ पार्ट बेटा हमारा साउथ और नॉर्थ, और ये वाला पार्ट हमारा साउथ और नॉर्थ में ही डिवाइड हो जाता है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। इसी बात पे बेटा हम लोग आगे चलते हैं और अपना अगला वाला पार्ट चैप्टर का शुरू करते हैं, जहां पे हम किसके बारे में जानेंगे बेटा, हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। जहां पे हमने किसके बारे में जाना बेटा, मैग्नेटिक कंपास से जाना। अर्थ मैग्नेटिज्म में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास था जो इस तरीके से मूव करता है। उस मैग्नेटिक कंपास को हम बेटा अलग अलग जगह हम लोग ले गए, और जिस टाइम पे हमारे मैग्नेटिक कंपास ने डाउनवर्ड डायरेक्शन बताया बेटा नॉर्थ पोल का, तो उसको हमने किसका नाम दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का नाम दिया। मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा दैट इज अवर मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पे बेटा अपोजिट एंड जो रहता है वहां पे हमारा मैग्नेटिक साउथ होता है। मतलब फिर हमें इस तरीके से लगा कि हमारी एक बड़ी सी मैग्नेट हमारे अर्थ के अंदर है, जहां पे ये इसका बेटा साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसका नॉर्थ कर रहा है। क्लियर है? और यहां पे बेटा हमें जो हमारी जो निडल है वो दो टाइम पे बिल्कुल वर्टिकल मिली है, दैट इज एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। यहां पे बेटा डेल्टा की बात की जाए तो ये डेल क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप होता है। एंगल ऑफ डिप होता क्या है, द एंगल मेड बाय द निडल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, और बेटा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस देखो तो यहां पे बेटा एंगल ऑफ डिप क्या रहेगा, 0, क्योंकि यहां पे अगर मैं निडल बना देता हूं तो एग्जैक्टली वो बेटा सरफेस के क्या है, हॉरिजॉन्टल है। पर सेम अगर यहां पे देखूं तो बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस पॉइंट पे देखो डिप इस तरीके से होगी, और यहां पे ये कंपास बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मींस यहां पे एंगल ऑफ डिप 90 और यहां पे भी एंगल ऑफ डिप हमारा 90 हो जाता है। जहां पे बेटा हमारे ये एंगल ऑफ डिप बेटा बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ, और ये होता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। पर हमारी अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ रहता है और ज्योग्राफिकल साउथ रहता है बेटा, उससे जो डिफरेंस रहता है दैट इज ऑफ 11.3 डिग्री का डिफरेंस रहता है। दैट मींस हमारे मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ सेम पॉइंट पे लाइन नहीं करता है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहता है, दैट इज ऑफ 11.3 डिग्री। क्लियर है? और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। इतनी बात यहां पे जानने वाली है। अब बेटा जब भी हम क्या करेंगे, एक प्लेन बनाएंगे जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जोड़ेगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मैरिडियन बोलते हैं। क्लियर है? और जो बेटा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ते हुए हमारा एक प्लेन बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो बेटा इस तरीके से हमारे ये दो प्लेन बन जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये प्लेन ज्यादा क्लियरली आपको यहां पे समझ में आएंगे जहां पे अपन एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। मतलब जब भी हमारा एक प्लेन हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलकर के बनेगा उसे ज्योग्राफिकल मैरिडियन बोलते हैं, और जब भी मैग्नेटिक पोल को बना जाता है प्लेन, उसे मैग्नेटिक मैरिडियन बोला जाता है। और इन्हीं के बीच में बेटा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप डेल्टा के बारे में, जो हॉरिजॉन्टल से हमारी मैग्नेटिक निडल का कितना एंगल बन रहा है वो बताता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बी डायरेक्शन डिनोट कर रही है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज डेल्टा, जो किसको बता रहा है, एंगल ऑफ डिप को। तो बेटा इसका ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल जो होगा दैट इज बी साइन डेल्टा के बराबर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप डेल्टा निकालने के लिए वर्टिकल बेटा मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डिवीजन कर सकते हैं। और सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक बेटा ये रिलेशनशिप, अगर हमारा एंगल मान लो दो जगह से दिया है, ये वाला सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 पे इसके ऊपर सवाल आया है, सिर्फ ये रिलेशनशिप पूछा गया था। तो दैट इज कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। अगर एंगल ऑफ डिप हमारे दो सरफेसेस से दे दिया है तो उसका नेट एंगल ऑफ डिप क्या होगा, उसका ये रिलेशनशिप है। क्लियर है? सेम बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर की, जिसमें हमारा इस तरीके से बेटा लूप बना रहता है। हाँ सर, और ये किसके लिए मेजर होता है बेटा, हमारा करंट मेजर करता है, मेजर तो नहीं सिर्फ इंडिकेट कर देता है। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिंग इस तरीके से रहती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाती है वो एक सर्कल की आ जाती है। और यहाँ पे बेटा जब इसको कंपेयर करते हैं इसके करंट को, तो दैट इज इक्वल्स टू 2AH। एच क्या है बेटा, इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। तो 2AH अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज इनटू बेटा टेन थीटा के बराबर होता है। जहां पे मैं ये बता देता हूं कि मेरा जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा के बराबर। आपको बेटा ये रिलेशनशिप याद नहीं करना, आप बस टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर में ये tan थीटा वाला रिलेशनशिप याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे दो एंगल के बारे में, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 अपॉन ऑफ tan थीटा 2 के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला बेटा हमारे टाइम पीरियड के साथ है, जहां पे टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1। तो जहां पे T क्या है बच्चों, आपका टाइम पीरियड है। सेम अगर यहाँ पे बेटा हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात की जाए, तो याद करो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही लिखा था। अगर यहाँ पे कोई पूछ लेता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू, स्क्वायर करा है तो बेटा 4 पाई का 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो i, m इधर चला गया, t इधर आ गया तो बेटा m t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर कोई पूछ लेता है टाइम पीरियड देने के बाद, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। मान लो सेम बेटा टाइम पीरियड और मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पे t जो रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट m। तो T1 अपॉन T2 स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, M2 अपॉन M1 के बराबर हो जाएगा। ये भी रिलेशनशिप आप याद करेंगे डायरेक्टली अगर कभी आपसे पूछ लिया है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी मान लो आपके पास दो मैग्नेटिक दी हैं बेटा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और सेम यहाँ पे क्या दे दिया, नॉर्थ और साउथ, इस टाइम पे बेटा दोनों के डाइपोल के डायरेक्शन सेम है। पर अगर वही अगर अपोजिट दे दिए जाए, ये आपका नॉर्थ है ये साउथ है, और फिर आपको अपोजिट रख दिया ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये सिचुएशन किसकी बन जाती है, डिफरेंस की। इसको m ऑफ सम कहा गया और इसको n ऑफ डिफरेंस कहा गया, जहां पे m ऑफ सम की वैल्यू m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगी और डिफरेंस की वैल्यू m1 माइनस m2 के बराबर हो जाएगी। और टाइम पीरियड का अगर रेशियो कोई पूछेगा तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंस अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सम इज इक्वल्स टू रूट टाइम्स ऑफ ms अपॉन md। ये रिलेशनशिप भी बेटा कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जब सब्सटेंसेस की बात की जाती है तो उनकी टेबल मैंने अलग से बनाई हुई है। पहले अपन बहुत अच्छे से इनके फॉर्मुलेस को देख लेते हैं। जैसा पैरा फॉर्मूला आ जाता है बेटा मैग्नेटाइजेशन का, जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसका फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एम अपॉन वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। एम का फॉर्मूला अभी आपने देख लिया, दैट इज आई इंटू उसका एरिया। अब यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात की जाए तो मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे अंदर डाइपोल्स की अरेंजमेंट की वजह से बनी है, उसको मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा और एच से मैं एक्सटर्नल वाली रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बेटा हमारा म्यू नॉट आ जाएगा, दैट इज परमिएबिलिटी।
तो यहाँ पे बेटा म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई के बराबर। इसी के में बेटा एक और टर्म पढ़ते हैं जिसे अपन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं, कि कितने सारे हमारे डाइपोल्स अरेंज हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, उसे सस्पेक्टिबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू जीटा इंटू एच के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला बेटा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ही काम का है। क्लियर है कि नहीं है? अब यही बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड में वैक्यूम की बात करूंगा तो वैक्यूम में क्योंकि हमारे डाइपोल्स नहीं होते तो आई की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी। तो बी एट वैक्यूम बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच के बराबर हो जाएगा। यही अगर कोई मेरा मीडियम आ जाएगा तो बेटा यही नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने जानता हूं कि आई की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, जीटा इंटू एच, तो आई को रिप्लेस कर दिया जीटा इंटू एच से, तो एच कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास फॉर्मूला ये नया बन जाता है, जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि म्यू नॉट वन प्लस जीटा किसके बराबर होता है बेटा, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम के बराबर होता है। तो बी एट एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच के बराबर, जहां पे बेटा यहाँ पे एक और रिलेशनशिप आ गया रिलेटिव परमिबिलिटी का, दैट इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट के बराबर। और एक और बेटा इसका रिलेशनशिप, दैट इज म्यू आर इज इक्वल्स टू वन प्लस जीटा। ये बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आने वाले हैं हमारे फेरो, पैरा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। ये फॉर्मूले बिल्कुल अलग से लिखे हुए हैं, तो आप आराम से इनको रट सकते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने प्योर डिफरेंस कर रखा है, पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा, फ्री डाइपोल्स नहीं होते, सारे डाइपोल्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये वाले हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हो जाते हैं जिनके एच लाइक एलिमेंट्स, जहां पे हमारे पास फ्री डाइपोल्स मूवमेंट मिल जाते हैं कुछ। और यहाँ पे अगर हम फेरो की बात की जाए, यहाँ पे डाइपोल हमारे कई सारे फ्री रहते हैं जो अपने एक सेक्शन में रहते हैं जिनको हमने डोमेन्स का नाम दिया। अब बात करते हैं कि जब इनको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दूंगा तो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केसेस में आई की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। और वहीं पे अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक की वैल्यू कुछ तो आ जाती है आई की वैल्यू, पर दैट इज स्लाइटली वेरी लेस, पर हाँ पॉजिटिव जरूर होती है। वहीं अगर फेरो की बात करूंगा तो फेरो के केस में क्या हो जाएगा, हमारी आई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें एक बहुत स्पेशल वर्ड का नाम सुना गया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डोमेन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं और उस डोमेन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी से इन पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं जो लैंग्वेज में लिखे गए। एक बात और याद रखना, डायमैग्नेटिक कमजोर टाइप के हैं, जब वो ऐसे भागते हैं कि वो हमेशा बेटा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं। पैरामैग्नेटिक जो रहता है वो कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास लाए, पर उनमें इतनी ताकत नहीं होती। फेरोमैग्नेटिक दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड को खींच करके अपने पास में से लेकर के जाता है। अब जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा इफेक्ट ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं। फ्रीली सस्पेंड रिपेल बाय द मैग्नेटिक, फ्रीली सस्पेंड अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, एक्वायर फिएबल मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन। याद करो बेटा, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है एक्सटर्नल, तो इसके आई जो होंगे वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पे एक वर्ड जो याद रखने वाला है, दैट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लाइन कर दूंगा, अपोजिट रहते हैं। इसमें रहते बेटा सेम डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहते हैं, पर वैल्यू कम रहती है। मतलब दे आर वीकली बोल सकते हैं, वीक रहता है। और इसमें बात की जाए बेटा स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन, और डायरेक्शन क्या रहता है, इन दोनों का सेम रहता है, इसका नेगेटिव रहता है, इसलिए इन दोनों के पॉजिटिव आएंगे, इसका नेगेटिव आएगा। अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म में बता दिया, ये बेचारे क्या करते हैं बेटा, हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागते हैं। टेंड्स टू मूव स्लोली फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर रीजन टू द वीकर पार्ट। ये टेंड्स टू मूव स्लोली फ्रॉम वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन, दे मूव वेरी क्विकली। ये याद रखना, धीरे धीरे जाएगा, और ये कैसा जाएगा बेटा, बहुत फास्ट जाएगा। ओके सर।
नेक्स्ट बेटा बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया बेटा तो ये अपने आप को कैसे अलाइन कर लेते हैं, परपेंडिकुलरली अलाइन कर देते हैं। अगर यहाँ पे सस्पेंड कर दिया बेटा फ्रीली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये भी परपेंडिकुलरली कर लेता है। और इसकी बात कर लें तो बेटा ये कैसे कर लेता है, पैरेलल कर लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये और ये मतलब मेरा पैरा और मेरा डाई कैसे हैं, परपेंडिकुलर। वहीं फैरो किसके अराउंड कर लेगा बेटा, पैरेलल कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर सस्पेक्टिबिलिटी की बात करें तो बेटा ये हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू -1 रहती है। तो सस्पेक्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। यहाँ पे रहती है पर बहुत कम वैल्यू रहती है, तो सस्पेक्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो बेटा ग्रेटर देन 0 होती है पर ई की वैल्यू कम रहती है। यहीं अगर देखा जाए तो सस्पेक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, हजारों में रहती है। क्लियर है। और यहीं पे बेटा रिलेटिव परमिलेबिलिटी की बात करें तो बेटा इसकी स्लाइटली लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू बेटा 1000 से ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट बेटा बात करें परमिएबिलिटी की तो बेटा म्यू नॉट मतलब वैक्यूम से बेटा इसकी क्या रहेगी, कम, इसकी ज्यादा रहेगी और इसकी तो बहुत ही ज्यादा रहेगी। सेम बेटा अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे देखा जाए तो इस पे कोई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है। और सस्पेक्टिबिलिटी इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है पर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, क्योंकि जब वो क्यूरी टेम्परेचर को पार करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में बदल जाते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं। सस्पेक्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे जीटा ऑफ एम सस्पेक्टिबिलिटी इज इक्वल टू 1/T माइनस टीसी, जहां पे टीसी अपन ने किसको डिनोट किया बेटा, क्यूरी टेम्परेचर को। नेक्स्ट अगर बात करें रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अगर हमने एक बार उसको मैग्नेटाइज कर दिया उसके बाद रिमूव कर देंगे तो बेटा इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ तब तक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। यहां पे बात करेंगे एज लॉन्ग एज मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटाइजेशन इज लास्ट। पर ये बेटा क्योंकि इनकी डोमेन ग्रोथ और डोमेन ग्रोथ के चक्कर में इसके जो इंटरनल डोमेन्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे वो हमेशा के लिए रिटेन हो जाते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी बेटा उनकी डोमेन्स पे चेंज नहीं आते, जैसे वो ग्रो हो गए मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल में वो वैसे ही रहते। इसी के वजह से बेटा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ किस में मिलता है, हमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मिलता है। बाकी इन दोनों में हमें हिस्टैरिसीस लूप नहीं मिलता है। तो जल्दी से बात करते हैं किसकी बेटा, अब नेक्स्ट अपन एक बार इसके बाद और देख लेते हैं फिर आते हैं हिस्टैरिसीस लूप पे। वेरिएशन ऑफ एम एंड एच। तो एम बेटा क्या रहता है, दैट इज अवर डाइपोल मोमेंट। वो कैसा रहता है बेटा, लीनियर रहता है एच के साथ। एम क्या रहता है बेटा, लीनियर रहता है एच के साथ। अटेन्स सैचुरेशन एट लो टेम्परेचर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एम बेटा चेंजेस विद एच, नॉन लीनियर बेटा वो कैसे भी अरेंज हो जाते हैं, कोई उनका लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहता है। वही मैंने जो आपको ग्रोथ के बारे में बताया है। हिस्टैरिसीस के बारे में बेटा बात करें वो मैं अभी आपको शो करूंगा कि इनके पास नहीं होता, इनके पास नहीं होता। पर बेटा हिस्टैरिसीस जो मिलता है वो किस में मिलेगा, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने के बाद भी उनके पास कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे फिजिकल स्टेट में, तो ये तीनों में मिल सकते हैं और ये हमें यूजुअली किस में मिलते हैं बेटा, ओनली इन सॉलिड में मिलते हैं। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आप याद कर सकते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आप याद रखना, एलिंको इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं बेटा हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। ये किस किस के बीच में बनता है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और एच के बीच में। कई लोग इसको आई और एच के बीच में ही बना देते हैं, दैट इज द सेम थिंग, सेम रिलेशनशिप शो हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला बेटा, पहले हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया। इसमें जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे हमारी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे सैचुरेशन आ जाएगा, दैट मीन्स मेरे सारे के सारे डाइपोल्स एक सेम वे में अरेंज हो चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बंद भी कर देता हूं, मतलब इस पॉइंट पे बेटा मेरी एक्सटर्नल फील्ड बंद हो भी जाती है, उस टाइम पे भी मेरे कुछ जो डाइपोल हैं वो सेम डायरेक्शन में अरेंज है, स्टिल अरेंज है। दैट मींस
वहां पे कुछ रिटेन हो गया है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो इसको वापस जीरो करना है, वापस जीरो करना है, दैट मींस अब मैं एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। जब आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाते जाओगे तो वो वैल्यू कम होते 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 जिस पॉइंट पे बेटा वो वैल्यू जीरो हो जाती है, उस टाइम पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है इस पॉइंट को, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरेसिविटी बोलते हैं। मतलब जिस इंस्टेंट पे आपकी बेटा कौन सी वाली फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड या इंटरनली जो इंड्यूस हुई है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाती है, जीरो, उसे कोरेसिविटी बोलते हैं। और फिर बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन आ जाएगा, और ये लूप इसी तरीके से चलता जाता है। जितना बड़ा ये लूप होगा उतने ज्यादा आपके लॉसेस होते हैं, और जितना कम ये लूप होगा उतने कम आपके क्या होंगे, लॉसेस। इसीलिए बेटा जो सॉफ्ट आयरन रहता है उसका ये लूप बड़ा छोटा सा रहता है, क्योंकि उसकी लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी है। और बेटा स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप का मतलब ये है कि हमारे लॉसेस जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मर के कोर में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ सर, दीज आर यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के बेटा कोर में ये इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और आप लोग प्लीज अपने नोट्स अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर। मैं हमेशा बोलता हूं और फिर से एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कार हो या ना हो, संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ख्याल रखना उनका, बहुत प्यार करना। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, सी या।